विवान का नाम सुनकर युवराज का मूड पहले ही खराब हो चुका था। वह शशि दी के पास से उठता हुआ कहता है, दी मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। तभी अंदर आते हुए विवान उसे आवाज देता हुआ कहता है, क्या हुआ भाई? हमारे आने का सुनकर आप ऊपर क्यों जा रहे हो? अरे बैठो हमारे साथ भी, कुछ बातें शातें करो। आफ्टर ऑल हम 5 सालों के बाद मिल रहे हैं। इतना कहकर विवान युवराज के पास आता है और उसे गले मिलते हुए कहता है, आखिर आपने इस घटिया और गिरी हुई लड़की को 5 सालों बाद ढूंढ ही लिया। इतना कहकर वह युवराज से अलग हो जाता है। विवान की बातें सुनकर युवराज अपने आपे से बाहर हो जाता है, लेकिन छवि और युवान के सामने वह कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करता हुआ वह खुद को विवान से दूर करता हुआ छवि और युवान के पास आ जाता है। उसकी फैमिली को आते हुए देख युवान हैरान होकर युवराज की तरफ देखता है और युवराज का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए पूछता है, डैड ये कौन है? युवराज युवान की सारी बातें सुन छवि से कहता है, छवि तुम युवान को लेकर अंदर जाओ। छवि युवराज की बातों को सुनकर थोड़ी देर रुकती है, लेकिन फिर युवराज दोबारा उसे कहता है, छवि क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं? मैंने कहा तुम युवान को लेकर अंदर जाओ। तब छवि युवान को गोद में उठाती है और उसे लेकर अंदर चली जाती है। छवि और युवान को अंदर जाते हुए देख युवराज के डैड युवराज से गुस्से में कहते हैं, ये क्या तरीका है युवराज? क्या तुम नहीं चाहते कि हम अपने पोते से मिलें? तुमने इस तरीके से उसे अंदर क्यों भेज दिया? हम इतनी दूर से सिर्फ अपने पोते से मिलने आए हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा अपने दादा दादी से मिले? तभी युवान की मॉम कहती हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था वहां जाना बेकार है, लेकिन आप ही पोते के मुंह में पीछे यहाँ चले आए। और ये तो हमें कुछ समझता ही नहीं, वरना 5 सालों से ये हमसे इतनी दूरी बनाकर नहीं रखता। ये तो हमें अपने बच्चों के बारे में बताना ही नहीं चाहता था। बच्चे के बारे में छोड़ो, इसने कब उस 2 टके की लड़की से शादी कर ली जिसके ना घर का पता है ना खानदान का। उसके माँ बाप कौन है ये भी कोई नहीं जानता। इसे शादी करनी थी तो हमसे कहता, हम इसके लिए किसी अमीर खानदानी लड़की को लेकर के आते। और इसके लिए लड़कियों की कमी थी, फिर भी ना जाने क्यों इसने उस लड़की से शादी की। उनकी बातों को सुनकर युवराज गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, बस कीजिए, आप बहुत बोल लिए। आपने अगर एक भी और शब्द छवि के बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जिस पोते से आप लोग मिलने आए हैं उसे छवि ने ही जन्म दिया है। ये क्यों भूल रहे आप? युवराज की बात सुनकर उसकी माँ उसकी डैड से कहती हैं, देखा आपने, मैंने पहले ही आपसे कहा था, इसके लिए हम कोई मायने नहीं रखते। एक हमारा विवान है जो हमें अपना सब कुछ मानता है। बिना हमारी मर्जी के वह कोई काम ही नहीं करता है। लेकिन इसे जरा देखो, क्या अब भी आप विवान को ही गलत समझेंगे? तभी विवान कहता है, माँ क्या आप डैड को समझा रहे हैं? डैड तो हमेशा भाई के ही गुणगान करते रहते हैं। उन्हें तो भाई में कभी कोई कमियां ही नजर नहीं आती। शशि जो सोफे पर बैठी उन लोगों की बातें सुन रही थी, उठकर विवान के पास आती है और कहती है, विवान शायद तुम भूल रहे हो कि युवराज तुम्हारा बड़ा भाई है। मॉम डैड उसे चाहे जो भी कहें, तुम्हें उसे कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन कितना काबिल है। इसलिए तुम ये बात ना ही करो तो ही बेहतर है। सृष्टि की बातों को सुनकर विवान कहता है, हाँ दी, आप तो भाई की ही साइड लेंगी। आफ्टर ऑल आप उनकी सगी बहन जो ठहरी, मैं तो आपका सौतेला भाई हूँ, इसलिए आप कभी मेरी साइड नहीं लेती। मैं चाहे फैमिली के लिए कुछ भी कर लूँ, लेकिन हमेशा मुझे सिर्फ बुराई ही मिलती है। अब चाहे भाई जो कर लें, हमेशा सारे उनकी तरफदारी करते हैं। उनका गुणगान करने से किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती, ये जानते हुए भी कि 5 सालों में कभी उन्होंने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी फैमिली जिंदा भी है या नहीं। वो लोग अभी इस तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी युवराज के जीजू यानी शशि दी के हस्बैंड अंदर आते हुए कहते हैं, क्या भाई क्या बात है? भाई यहाँ का माहौल तो कुछ अलग ही लग रहा है। उनकी बातों को सुन सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई नहीं किसी तरीके का कोई तमाशा करना चाहता था। सब शांति से अपनी जगह पर खड़े थे। तभी विवान उनके पास आता है, उन्हें कंधे से पकड़ते हुए कहता है, कोई बात नहीं है जीजू, सब कुछ ठीक है। वह बस सब भाई पर अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। भाई ने इतने दिनों से किसी से कोई बात क्यों नहीं की? ये कहते हुए वह उन्हें अंदर लेकर आता है
और सोफे पर बैठाते हुए खुद भी उनकी बगल में बैठ जाता है। विवान उनके सामने अपनी इमेज को अच्छा बनाए रखना चाहता था। युवराज जो सीढ़ियों के पास खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि वह फैमिली से चाहे कितना भी नाराज हो, लेकिन आदित्य जीजू का वह हमेशा रिस्पेक्ट ही करता था। इसलिए उनके सामने वह कुछ भी अपने मॉम, डैड या विवान को नहीं कह सकता था। अब पूरी फैमिली कुछ दिनों के लिए यहीं रुकने वाली थी। वह छवि और युवान को उनके साथ नहीं रुकने देना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था उसने जो भी तकलीफ युवान की माँ की वजह से झेली है, वह उसकी बीवी और बच्चे भी झेलें। लेकिन आदित्य जीजू की वजह से वह कुछ नहीं कह पा रहा था, और वह किसी भी कीमत पर विवान के सामने छवि को नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि वह विवान का कैरेक्टर अच्छे से जानता था। और विवाह के बाद छवि के लिए कही गई वह सारी बातें युवराज को याद भी हैं। इसलिए वह विवान को तो अपने घर में एक मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। शाम का वक्त युवराज ने मना कर रखा था कि वह उसकी फैमिली से दूर ही रहे। छवि अब ऊपर अपने कमरे में ही रहती थी। इस समय वह टेरेस पर खड़ी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी विवान उसके पास आता है। विवान को देख वहाँ से जाने लगती है, लेकिन विवान छवि का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? थोड़ा वक्त मेरे पास भी तो गुजार लो। आखिर मैं भी तो तड़पाऊँ तुम्हारे लिए 5 साल। छवि अब विवान से अपने हाथों को छुड़ाती है और विवान के पास आकर फिर से उसे जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं तुम जैसे घटिया लोगों के मुंह भी नहीं लगना चाहती। इतना कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी विवान उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? तुम एक तमाचा तुमने मुझे 5 साल पहले मारा था, जिसका नतीजा तुम देख चुकी हो। अब क्या कुछ और चाहती हो? विवान की ये बातें सुन गुस्से में विवान से कहती है, गलती हो गई थी मुझसे जो तुम्हारी बातों पर भरोसा किया। मैं युवराज को छोड़कर चली गई, लेकिन अब ये गलती कभी दोबारा नहीं होगी। अब तुम चाहे जो भी कर लो, मुझे और युवराज को कभी अलग नहीं कर सकते। अब तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। इतना कहकर वह जाने लगती है। तभी देखती है युवराज सीढ़ियों के पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। छवि उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आप यहाँ? युवराज आगे बढ़ते हुए विवान के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तो तूने ही छवि को मेरी एंगेजमेंट के बारे में बताया था। तूने उसके दिमाग पर मेरे खिलाफ जहर भरा था। क्यों किया तूने ऐसा? युवराज की बातें सुनकर मैं हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी लड़की आए जिससे आपकी कोई फैमिली बने और आप खुश रहे। मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको दर्द देना चाहता था। बड़ा सुकून मिलता है मुझे आपको दर्द में देखकर। इतना कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है। युवराज उसके कॉलर को पकड़ उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहता है, तुझे मिलता क्या है ये सब करके? बचपन में भी तू यही सब करता था और आज भी तो बिल्कुल नहीं बदला। विवान अब संभलता हुआ खड़ा होता है और युवराज को जोर से छत पर लगी रेलिंग की तरफ धक्का देता है, जिससे युवराज बड़ी मुश्किल से संभल पाता है, वरना वह छत से नीचे ही गिर जाता। यह देखकर सभी जोर से चिल्लाती है, युवराज, और जल्दी से दौड़कर युवराज के पास आती है। गुस्से में विवान के ऊपर चिल्लाती हुई कहती है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जरा भी अकल नाम की चीज या नहीं तुम में? छवि की बातें सुन विवान मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो, तो तू मुझे अब अकल सिखाएगी? न जाने कितने के साथ क्या क्या करके बैठी है। कितनों के बिस्तर गर्म किए हैं तूने। उसने इतना ही कहा था कि तभी युवराज उसके मुंह पर एक जोर का घूंसा मारते हुए कहता है, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई उसके लिए ऐसे सब अपने मुंह से निकालने के लिए? यह कहते हुए वह उसे मारते हुए सीढ़ियों से नीचे लेकर आने लगता है। उनकी लड़ाई का शोर सुन घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं। बस युवान वहां नहीं होता है, क्योंकि वह इस समय स्कूल गया हुआ था और अभी कुछ ही देर में आने वाला था। विवान को पिटता हुआ देख उसकी माँ दौड़कर उसके पास आती हैं और गुस्से में युवराज को रोकते हुए कहती हैं, क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने तुम्हारा? क्यों इतनी बुरी तरह से उसे पीट रहे हो? दूर रहो तुम मेरे बेटे से। लेकिन युवराज को तो इस वक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह विवान को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। अब युवराज के डैड उसके सामने आते हैं और उसे पकड़ते हुए कहते हैं, छोड़ो युवराज, क्या कर रहे हो? भाई है वह तुम्हारा, इस तरह से कौन अपने भाई को मारता है? अब गुस्से में युवराज अपने डैड की तरफ देखता हुआ कहता है, भाई है मेरा, ये इसे भाई कहते हैं आप? इसने मेरी जिंदगी में आग लगाकर मुझे मेरी छवि से दूर कर दिया और अब छवि को न जाने क्या क्या बोल रहा है।
इसने मेरी छवि के लिए अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाले भी कैसे? इसकी तो मैं जान लेकर ही रहूंगा। ये कहते हुए फिर से विवान को मारने लगता है। अब शशि दी छवि के पास जाती हैं और छवि से कहती हैं, छवि, अब तू ही रोक उसे, वरना उसके ऊपर आज खून सवार है। वह विवान की जान लेकर ही रहेगा। मैं नहीं जानती तुम लोगों के बीच क्या बात हुई। युवराज को देखकर बस इतना समझ में आ रहा है कि बात जरूर कोई बहुत बड़ी है, वरना युवराज ऐसा नहीं करता। लेकिन इस समय सब कुछ भूलकर उसे रोकना जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। छवि भी षष्ठी दी की बात सुनकर युवराज के पास जाती हैं और युवराज का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, छोड़ दीजिए युवराज, जाने दीजिए। लेकिन युवराज गुस्से भरी नजरों से छवि को देखता है और कहता है, हट जाओ दूर यहाँ से। लेकिन छवि उसके सामने आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। मैं अपने घर में किसी तरह का कोई कलेश नहीं चाहती हूँ। वह भी किसी तरह से युवराज को शांत भी करवाने की कोशिश कर रही थी। तभी विवान की माँ आती हैं और छवि को धक्का देती हुई कहती हैं, सब तेरी वजह से हो रहा है। तू जब से आई है हमारे घर में, तूने हमारे घर को बर्बाद कर दिया है। वरना विवान चाहे कुछ भी कर ले, युवराज कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता था। उनके धक्का देने से वह छवि बहुत जोर से डाइनिंग टेबल से टकराती है। डाइनिंग टेबल से टकराने की वजह से उसके पेट पर चोट लगती है और वह दर्द से युवराज को आवाज देती हुई चिल्लाती है। युवराज जब छवि को गिरते हुए देखता है तो दौड़कर उसे अपनी बाहों में पकड़ता है। छवि का दर्द अब युवराज के चेहरे पर भी साफ देखा जा सकता था। वह भी दर्द से तड़पता हुआ छवि को अपनी गोद में उठाता है और सोफे पर लाकर उसे लेटाते हुए कहता है, क्या हुआ छवि, तुम ठीक तो हो? कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? छवि, जो कि इस समय दर्द से तड़प रही थी, कहती है, युवराज, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द है। प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। ये कहते हुए वह अपनी आंखें बंद करने लगती है। युवराज अब उसे अपनी गोद में उठाता है और विला से बाहर लेकर आता है और चिल्लाते हुए ड्राइवर से कहता है, जल्दी चलो। इतना कहकर वो कार की बैक सीट पर छवि को लेकर बैठता है और ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। छवि का चेहरा इस समय दर्द से बिल्कुल लाल पड़ चुका था और वह युवराज के सीने से चिपकी हुई उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ी हुई थी। युवराज गुस्से में चिल्लाते हुए ड्राइवर से कहता है, क्या कर रहे हो तुम? गाड़ी को तेज चलाओ। युवराज के चिल्लाने की वजह से ड्राइवर भी घबराते हुए गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है। छवि अभी भी दर्द से तड़प रही थी। युवराज उसके कुर्ते के अंदर हाथ डालकर धीरे धीरे उसके पेट को सहला रहा था और छवि से कहता है, पेशेंस रखो छवि, सब ठीक हो जाएगा। छवि अपनी आंखें खोलकर युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, युवराज, हमारा बेबी ठीक तो होगा, उसे कुछ होगा तो नहीं? यह सुनकर युवराज के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि उसे अभी तक तो सिर्फ छवि की परवाह थी। उसके दिमाग में तो यह आया ही नहीं कि छवि प्रेग्नेंट है। उसे सिर्फ छवि का ही दर्द दिख रहा था। बच्चे के बारे में तो वह भूल गया था। लेकिन छवि के कहने पर उसे जब छवि के पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान आता है तो उसका दिल जोरों से धड़क उठता है। वह आंखें बंद कर कहता है, भगवान, क्या आपसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती? इतने वर्षों के इंतजार के बाद अभी अभी तो मेरी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हुई थी। फिर यह सब क्यों हो गया मेरे बच्चे को? कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान, प्लीज उसकी रक्षा कीजिए। वह भी यही कह रहा था, तभी उसके कानों में छवि की तड़पती हुई आवाज आती है, युवराज। इतना कहकर छवि बेहोश हो जाती है। युवराज अपने हाथों से उसके गालों को थपथपाता हुआ कहता है, छवि, आंखें खोलो, आंखें खोलो छवि। मगर छवि तो बेहोश हो चुकी थी। युवराज के कहने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर युवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह छवि को ऐसी हालत में देखकर तड़प रहा था, मगर इस समय कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी ड्राइवर कार रोक देता है। युवराज जब कार को रुकते हुए देखता है तो चिल्लाते हुए ड्राइवर से कहता है, तुमने कार क्यों रोक दी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? या तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं रह गया? ड्राइवर जब उसकी गुस्से भरी आवाज सुनता है तो डरते हुए कहता है, सर, वह आगे रेड सिग्नल है। युवराज जब उसके मुंह से यह बात सुनता है तो कहता है, रेड सिग्नल हो या ट्रैफिक जाम हो या कुछ और भी हो, तुम कार नहीं रोकोगे। ड्राइवर कहता है, तो क्या मैं रेड सिग्नल क्रॉस कर दूं? युवराज फिर गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें मेरी कही हुई बात एक बार में समझ नहीं आती? जल्दी चलो, तुम्हें किसी भी रेड सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर कहता है, लेकिन। तभी युवराज फिर गुस्से में कहता है, क्या सच में तुम्हारी जिंदगी से लगाव खत्म हो गया है? ड्राइवर जब युवराज की आवाज सुनता है
तो बिना एक भी मिनट गंवाए हुए कार स्टार्ट कर उसे ड्राइव करने लगता है। युवराज फिर से छवि को होश में लाने की कोशिश करने लगता है, मगर कोई फायदा नहीं था। छवि को होश नहीं आता। उसी देर में वह लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के एड्रेस पर रॉकी डॉक्टर्स की टीम के साथ मौजूद था। क्योंकि युवराज जब विला से बाहर निकल रहा था, तभी उसके गार्ड ने रॉकी को फोन कर उसे सारी बातें बता दी थी, जिस वजह से रॉकी पहले ही हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर की टीम के साथ उनके आने का इंतजार कर रहा था। कार के हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर रुकते ही रॉकी जल्दी से कार के पास आता है और डॉक्टर की टीम छवि को स्ट्रेचर पर लेटाते हुए उसे जल्दी से अंदर लेकर जाने लगती है। वह सारी डॉक्टर्स की टीम में फीमेल डॉक्टर ही मौजूद थे, क्योंकि रॉकी जानता था कि कोई भी मेल डॉक्टर अगर छवि का इलाज करेगा तो युवराज को कभी पसंद नहीं आएगा। छवि को जल्दी से इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाया जाता है। युवराज भी छवि के साथ इमरजेंसी रूम में जाने लगता है, मगर डॉक्टर्स की टीम में से एक डॉक्टर युवराज से कहती है, मिस्टर युवराज, आप अंदर नहीं आ सकते। आप बाहर ही रुककर इंतजार करें। अंदर सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और नहीं जा सकता। युवराज गुस्से में उस डॉक्टर को देखते हुए कहता है, मैं अपनी छवि को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इस वक्त उसे मेरी ज़रूरत है। वह डॉक्टर युवराज को बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहती है, मिस्टर युवराज, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन प्लीज़ आप भी समझने की कोशिश कीजिए। आप अंदर नहीं आ सकते। इतना कहकर वह डॉक्टर अंदर जाने लगती है, लेकिन युवराज भी उसके पीछे अंदर जाने लगता है, मगर रॉकी उसे रोकते हुए कहता है, बॉस प्लीज आप यहीं रुककर मैम के ठीक होने का इंतजार कीजिए। युवराज मुड़कर जैसे ही रॉकी की तरफ देखता है, तब तक वह डॉक्टर अंदर जाकर इमरजेंसी रूम का दरवाजा बंद कर चुकी होती है। इमरजेंसी रूम का दरवाजा बंद होते देख युवराज गुस्से में रॉकी से कहता है, तुम्हारी वजह से इमरजेंसी रूम का डोर लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से मैं अपनी छवि के पास नहीं जा सकता। रॉकी अब डरते हुए कहता है, बॉस आपने सुना नहीं उस डॉक्टर ने क्या कहा? आप मैम के साथ अंदर नहीं जा सकते। रॉकी की बात सुनकर वह गुस्से में आंखें बड़ी करके रॉकी की तरफ देखता है, जिससे रॉकी डर जाता है। मगर अब युवराज कर ही क्या सकता था, इसलिए वह इमरजेंसी रूम के बाहर ही रुककर इंतजार करने लगता है। उसका एक एक पल इस समय बहुत मुश्किल से बीत रहा था। बार बार उसकी नज़र इमरजेंसी रूम के डोर पर गिलास से अंदर छवि को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे हरे रंग के पर्दे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती है, जिन्हें देखकर युवराज और रॉकी उनके पास आते हैं। युवराज रॉकी को अपने पास खड़ा हुआ देख गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जिससे रॉकी डर कर थोड़ा पीछे हो जाता है। युवराज अब डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? वह ठीक तो है? डॉक्टर कहती है, हाँ मिस्टर युवराज, अब आपकी वाइफ ठीक है, मगर वह काफ़ी कमज़ोर हैं। उन्हें बहुत ही देखभाल की ज़रूरत है। युवराज उनकी बात सुनकर कहता है, डॉक्टर हमारा बेबी कैसा है? क्या वह भी ठीक है? डॉक्टर अब खामोश है। उनको कुछ ना बोलते हुए देख युवराज घबराते हुए कहता है, डॉक्टर कोई खतरे की बात तो नहीं है? आप इस तरह से खामोश क्यों हैं? युवराज को घबराते हुए देख डॉक्टर अब थोड़ी सीरियस होकर युवराज से कहती है, मिस्टर युवराज, आप लोग इतनी परवाह कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि वह प्रेग्नेंट है। अगर थोड़ा और जोर से उनके पेट पर चोट लग जाती तो उनका मिसकैरेज भी हो सकता था। यह तो भगवान का शुक्र है कि इस समय वह और उनका बेबी ठीक है, लेकिन इस समय उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। उन्हें काफ़ी केयर की ज़रूरत है। युवराज डॉक्टर की बात सुनकर कहता है, डॉक्टर अब ऐसी नौबत दोबारा मैं कभी आने नहीं दूंगा। अब मैं अपनी वाइफ और अपने बेबी का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। मैं उन दोनों के पास किसी भी खतरे को आने नहीं दूंगा डॉक्टर। युवराज की बात सुनकर डॉक्टर कहती है, ठीक है मिस्टर युवराज, आपको ऐसा ही करना चाहिए। युवराज फिर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहती है, नहीं मिस्टर युवराज, अभी वह बेहोश हैं, इसलिए कुछ देर बाद उन्हें जब रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा फिर आप उनसे मिल सकते हैं। हो सकता है तब तक उन्हें होश भी आ जाए। इतना कहकर वह डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। युवराज वहीं खड़ा छवि के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद छवि को बाहर ले जाया जाता है और उसे रूम में शिफ्ट किया जाता है। युवराज उसके साथ साथ ही रूम में आता है और उसे बेड पर लेटाने के बाद जब सारी नर्सेज वहाँ से चली जाती हैं, तो युवराज छवि के बेड के पास रखी चेयर पर बैठता है
और छवि के हाथों को पकड़ उसे चूमते हुए कहता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता हूँ। तुम्हारे पास मेरे होते हुए भी तुम इस कंडीशन में हो। लेकिन छवि, मैं तुम्हें और अपने बेबी को अब ऐसी कंडीशन में दोबारा नहीं आने दूंगा। मैं पहले से ही जानता था कि ये दोनों माँ बेटे अगर तुम्हारे और हमारे बच्चों के करीब रहेंगे तो वह तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ सृष्टि दी और आदित्य जीजू की वजह से चुप था। लेकिन अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। वह अभी यही कह रहा था कि तभी सृष्टि दी और आदित्य जीजू अंदर आते हैं। सृष्टि दी युवराज से पूछती है, युवराज, छवि कैसी है? क्या वह ठीक है? युवराज छवि को अभी भी देख रहा था। वह ना तो शशि दी की तरफ देखता है और ना ही उनकी किसी बात का जवाब देता है। तभी आदित्य जीजू के फोन पर किसी का कॉल आता है। वह अपना फोन लेकर बाहर चले जाते हैं। शशि दी एक बार और युवराज से कहती है, युवराज, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या तू सुन रहा है? युवराज अब अपने सिर को उठाकर शशि दी की तरफ देखता है और चेयर से उठता हुआ शशि के सामने आकर कहता है, दी, आप और बाकी के सारे लोग यहाँ से चले जाइए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। शशि दी हैरानी से युवराज की तरफ देखती हुई कहती हैं, तुझे समझ भी आ रहा है कि तू क्या कह रहा है? युवराज कहता है, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद कुछ और सोचने और समझने की गुंजाइश रह गई है क्या? शशि दी कहती हैं, हाँ, आज जो कुछ भी हुआ वह गलत हुआ, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? युवराज कहता है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। कसूर मेरी किस्मत का है कि मुझे ऐसी फैमिली मिली। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों को भी वही सब झेलना पड़े जो मैंने झेला है। आप तो जानती हैं माँ के जाने के बाद विवान की माँ का कैसा बर्ताव रहा है। मैं नहीं चाहता कि अब मेरे बच्चे भी वही झेलने दी। मैंने सिर्फ आपकी वजह से और जीजू की वजह से उन्हें यहाँ रुकने दिया। मैंने सिर्फ आपकी वजह से उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का खतरा मेरी बीवी और बच्चे के पास आए। भगवान का शुक्र मनाइए कि छवि और उसके पेट में पल रहा हमारा बच्चा सेफ है। वरना मैं विवान और उसकी माँ का क्या हाल करता, ये वह सोच भी नहीं सकते हैं। शशि दी जब यह बात सुनती हैं कि छवि प्रेग्नेंट है तो वह हैरानी से छवि की तरफ देखने लगती हैं और युवराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, सॉरी युवराज, सच में मुझसे भूल हो गई। मुझे उन्हें लेकर कभी यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इतने दिनों बाद युवान के बारे में जब मुझे पता चला तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें साथ लेकर यहाँ आ गई। मुझे माफ़ कर दे युवराज, सब मेरी वजह से हुआ है। युवराज अब छवि की तरफ देखते हुए शशि दी से कहता है, दी, आप नहीं जानती मैं इन 5 सालों में कितना तड़पा हूँ इसके लिए। शशि दी जब युवराज के मुंह से यह बात सुनती हैं तो सवालिया नजरों से युवराज की तरफ देखते हुए युवराज से पूछती हैं, तू क्या कह रहा है? युवराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। युवराज फिर शशि दी की शादी के एक दिन पहले वाली बात से लेकर आज तक की सारी बातें शशि दी को बताता है, जिसे सुनकर शशि दी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, युवराज, माफ कर दे मुझे। इन सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। युवराज कहता है, नहीं दी, इसमें आपकी क्या गलती है? आप खुद को दोषी क्यों मान रही हैं? शशि कहती है, नहीं युवराज, उस दिन मैं और छवि घर में अकेली थी। अगर मैं छवि का ध्यान अच्छे से रखती तो शायद तुम और छवि आज इतने सालों तक अलग नहीं रहते। ये कहते हुए शशि दी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। युवराज की आंखों में तो पहले से ही नमी थी। वह लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी छवि को होश आ जाता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है। उसे अपने से कुछ दूरी पर खड़ा युवराज दिखाई देता है। युवराज को वह देखकर छवि धीरे से युवराज का नाम लेकर उसे बुलाती है। युवराज जो शशि दी से बातें कर रहा था, छवि की आवाज को सुनकर जल्दी से पीछे मुड़ता है और छवि को होश में आया देख जल्दी से उसके पास जाकर चेयर पर बैठ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, छवि, तुम्हें होश आ गया? कैसी हो तुम? ये कहते हुए वह उसके हाथ को चूम लेता है। छवि अपने दूसरे हाथ को अपने पेट पर रखते हुए युवराज से पूछती है, युवराज, हमारा बेबी ठीक तो है? युवराज उसके पेट पर रखे हुए हाथ के ऊपर अपना एक हाथ रखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए छवि से कहता है, हाँ जान, हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है। यह बात सुनकर छवि के चेहरे पर जो अब तक मायूसी थी वह खत्म हो जाती है और उसके चेहरे पर तसल्ली के भाव आ जाते हैं। फिर वह युवराज से पूछती है, फिर हम यहाँ क्यों हैं? घर पर क्यों नहीं है? मुझे घर जाना है, युवान के पास। युवराज उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, हम चलेंगे घर,
लेकिन तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ फिर। डॉक्टर ने अभी तुम्हें यहीं रेस्ट करने के लिए कहा है। ये बात सुनकर छवि फिर से युवराज से कहती है, लेकिन युवान। युवराज कहता है, आ जाएगा वह, तुम परेशान मत हो, बस तुम रेस्ट करो। इतना कहकर वह अपने हाथों से छवि की आंखों को ढक देता है। शशि दी अब छवि के पास आती हैं और कहती हैं, कैसी है तू छवि? शशि की आवाज़ सुनकर छवि अपनी आंखों पर रखे हुए युवराज के हाथ को अपने हाथों से हटाती है और अपनी आंखें खोलकर शशि दी की तरफ देखती हुई मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूँ दी। शशि जब उसके पास बैठते हुए कहती है, मैं फिर से बुआ बनने वाली हूँ। तूने मुझे फिर नहीं बताया, फिर से तूने मुझे पराया कर दिया। छवि कहती है, नहीं दी, मैं आपसे बताना चाहती थी, लेकिन इतना कहते हुए युवराज की तरफ देखने लगती है, क्योंकि युवराज ने ही ये बात उसे किसी को भी बताने से मना कर रखा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके आने वाले बच्चे के बारे में उसके घर वालों को पता चले। इतना कहते हुए वह रुक जाती है। शशि अब आगे कहती है, चल कोई बात नहीं, तू जल्दी से ठीक होकर घर आ जा, फिर हम सब सेलिब्रेशन करेंगे। इतना कहकर वह छवि के पास से उठती है और युवराज से कहती है, युवराज तू छवि का ध्यान रखना, मैं घर पर जाकर देखती हूँ, और तू फिक्र मत कर, अब ऐसा कोई भी तुझे अपनी आंखों के सामने नहीं दिखेगा उस घर में जिसे तू पसंद ना करता हो। ये कहते हुए शशि दी वहां से चली जाती हैं। 2 दिन बाद छवि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। युवराज उसे लेकर विला में आता है। विला का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर बिल्कुल अंधेरा था। छवि युवराज की तरफ देखते हुए पूछती है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? सारी खिड़कियां, दरवाजे, लाइट्स सब कुछ बंद करके क्यों रखा है? युवराज भी हाल में इतना अंधेरा देखकर हैरान था, जो कि उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। छवि कहती है, मुझे जल्दी अंदर लेकर चलिए। ये कहते हुए छवि युवराज का हाथ पकड़ जैसे ही अंदर आती है, एक जोर की आवाज से वो डरकर युवराज के सीने से लग जाती है। तभी हॉल की लाइटें ऑन होती हैं और शशि दी, आदित्य जीजू और युवान रॉकी के साथ मिलकर उनका वेलकम करते हैं। छवि देखती है उस बड़े से हॉल को फूलों और लाइटों से बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा था उन लोगों ने, जिसमें छवि और उसके आने वाले बच्चे के लिए एक प्यारा सा मैसेज भी लिखा हुआ था, जिसे देखकर छवि के चेहरे पर खुशी खिल जाती है। वह युवराज का हाथ छोड़ शशि दी के पास आती है और उनके गले से लगते हुए कहती है, थैंक यू दी, आज मुझे भी लग रहा है कि मेरा भी कोई अपना है इस दुनिया में, जिसे मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी बातों को सुनकर शशि दी की भी आंखों में भी आंसू भर चुके थे। वह छवि की आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, हम सब तेरे हैं। ये कहते हुए वह फिर से छवि को अपने गले से लगा लेती हैं। तभी आदित्य जीजू पीछे से आते हुए कहते हैं, अरे ये क्या बात हुई, आते ही रोना धोना शुरू हो गया। अरे भाई, सेलिब्रेशन का मौका है, तो आंसू आंसू नो अलाउड। ये कहते हुए वह अपने हाथ में पकड़े हुए भोंपू को बजाने लगते हैं, जिसे सुनकर छवि और षष्ठी दी दोनों अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती हैं, आप बस करो, वरना हम सब बहरे हो जाएंगे। ये कहते हुए षष्ठी दी आदित्य जीजू के हाथ से वह भोंपू लेकर उसे सोफे पर फेंक देती हैं और उनसे कहती हैं, क्या आप भी बिल्कुल बच्चे बन गए हैं? आदित्य जीजू षष्ठी दी के कंधे से पकड़ते हुए कहते हैं, तो बच्चों के साथ लोग बच्चे ही बन जाते हैं, और मैं तो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि जब भी तुम ऐसी कंडीशन में हो तो मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यह सुनकर षष्ठी दी शर्मा जाती हैं। तभी आदित्य जीजू उनके कानों में आकर कहते हैं, अब हमें भी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तभी युवराज उनके पास आते हुए कहता है, भाई क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी पता चले। आदित्य जीजू मुस्कुराते हुए युवराज से कहते हैं, बस तुम्हें मामा बनाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन तुम्हारी दी तो रेडी नहीं हो रही हैं। पिछले कितने सालों से मैं तो इनकी कितनी मिन्नतें करते हुए थक गया, अब तुम ही समझाओ। आदित्य जीजू की यह बात सुनकर शशि दी उनके कंधे पर अपने हाथ से मारते हुए कहती हैं, क्या आप भी समझ में नहीं आता आपको कब क्या और कहाँ बोलना चाहिए? तभी युवान उनके पास आते हुए कहता है, आप सारे बड़े लोग इकट्ठे होकर क्या बातें कर रहे हैं? हमने जो प्लान किया था, क्या वह सब नहीं करना? युवराज युवान की बातें सुनकर अपने घुटनों के बल बैठकर युवान से पूछता है, तो आपने क्या क्या प्लानिंग की थी इन लोगों के साथ मिलकर? मुझे भी तो बताइए। युवराज की बातें सुनकर युवान कहता है, नो डैडा, मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता। ये सब एक सरप्राइज़ है,
यह मैंने और बुआ ने मिलकर प्लान किया है। युवराज अब षष्ठी दी की तरफ देखते हुए कहता है, आप तो बता दीजिए, क्या प्लानिंग की है आप दोनों ने मिलकर? षष्ठी दी कहती हैं, हम दोनों ने नहीं, हम चारों ने मिलकर प्लानिंग की है। मैं, तुम्हारे जीजू, रॉकी और युवान ने भी हमारी मदद की है। और अभी तुम्हें युवान ने बताया ना, ये सब सरप्राइज है, फिर मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? और यह सरप्राइज छवि के लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है। तो इसलिए इंतजार करो, कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर षष्ठी दी छवि का हाथ पकड़ उसे ऊपर की तरफ रूम में लेकर जाती हैं और आदित्य जीजू युवराज को नीचे बने हुए एक रूम में लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं। इस समय भी हॉल की सारी लाइटें बंद थी। वह दोनों जैसे ही हॉल में आते हैं, हॉल की सारी लाइट एक साथ ऑन होती हैं। अब हॉल में फ्लावर्स और लाइट के साथ साथ बहुत सारे बैलून्स भी थे। युवराज ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसे अपनी बगल में किसी के होने का एहसास होता है। वह मुड़कर देखता है तो उसे अपनी बगल में छवि वाइट कलर के गाउन में खड़ी दिखती है। उसके सर पर एक क्राउन भी था। वह इस समय बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। युवराज उसे देखकर खो ही जाता है। उसे इस तरह से देखकर षष्ठी दी युवराज को आवाज देती हैं, लेकिन युवराज छवि की खूबसूरती को देखकर उसमें खोया हुआ था। उसे षष्ठी दी की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। आदित्य जीजू अब उसके पास आते हैं और उसके पेट में कोनी मारते हुए कहते हैं, क्या हुआ साले साहब, दो बच्चों के बाप बनने जा रहे हो? क्या अभी भी तुम्हारी आशिकी कम नहीं हो रही है? आदित्य जीजू के पेट में होनी मारने की वजह से युवराज होश में आता है और आदित्य जीजू की बातों को सुनकर शर्माते हुए कहता है, अरे नहीं जीजू, बस मैं तो ये छवि के क्राउन में से कुछ लगा हुआ था। फिर वह अपने हाथों को बढ़ाकर छवि की क्राउन के पास ऐसे ही हाथ इधर उधर करते हुए कहता है, कुछ लगा हुआ था, बस मैं वही देख रहा था। आदित्य जीजू कहते हैं, अरे अब बस भी कीजिए साले साहब, मुझे सब समझ में आ रहा है कि आप क्या देख रहे थे। छवि भी अब युवराज को देखती है। वह भी वाइट कलर के सूट में बहुत ही ड्रेसिंग लग रहा था। वह भी इस समय किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। वाइट कलर का सूट, उस पर जेल से सेट किए हुए बाल उसे और भी चार्मिंग बना रहे थे। षष्ठी दी अब उन दोनों के पास आती हैं और उन दोनों की नज़र उतारते हुए कहती हैं, नज़र ना लगे तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियाँ तुम दोनों के दामन में भर जाएं। ये कहते हुए वह उन दोनों का हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ ले जाती हैं, जो बहुत सारे वाइट और पिंक फ्लावर से डेकोरेट किया गया था, जिस पर एक झूला रखा हुआ था। उन दोनों को ले जाकर स्टेज पर लगे हुए झूले पर बिठाती हैं और फिर तभी एक आदमी ट्रॉली पर केक लेकर उनके सामने आता है। वह केक भी वाइट और पिंक कलर का ही था। फिर वह दोनों केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। फिर वह सवालिया नजरों से षष्ठी दी की तरफ देखते हुए छवि षष्ठी दी से कहती है, दी, लेकिन ये सब किस लिए? षष्ठी दी छवि की बातों को सुनकर कहती है, तुम लोग अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी। इसीलिए इस नई जिंदगी की शुरुआत तुम दोनों को बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। बस यह सब इसलिए था। इतना कहते हुए वह केक की क्रीम निकाल कर छवि के पेट पर लगाते हुए कहती हैं, बेबी, अब तुम जल्दी से आ जाओ, हम सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो छवि की तरफ देखती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, सॉरी छवि, आज तक तुमने जो कुछ भी परेशानियां झेली हैं उन सब के लिए। छवि कहती है, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं, आपने तो हमेशा मेरा साथ ही दिया है। तभी युवान उनके पास आता हुआ कहता है, ओहो, मुझे भी तो आने दो, तुम लोग आपस में ही बिजी हो गए, मैं कहाँ जाऊँ छोटा सा बच्चा। इतना कहकर वह छवि के पास आ जाता है। युवराज युवान को अपनी गोद में उठा लेता है और रॉकी की तरफ देखते हुए उसे अपने पास आने के लिए कहता है। रॉकी युवराज का इशारा पाकर उसके पास आता है और जैसे वह युवराज के पास खड़ा होता है, तभी एक लड़की वहां आती है। वह लड़की आकर षष्ठी दी और छवि के पास खड़ी हो जाती है। रॉकी उस लड़की को देखकर युवराज से कहता है, बॉस, क्या आपने इस रामिया को भी बुलाया है? रॉकी की बात सुन युवराज मुस्कुराता है और रॉकी को कंधे से पकड़कर रायमा के पास लाकर खड़ा कर देता है। छवि अब आगे आती है और रॉकी और उस लड़की रायमा का हाथ पकड़ एक दूसरे के हाथ में थमाती हुई कहती है, आपने हमारी वजह से बहुत इंतजार कर लिया रॉकी सर, अब नहीं, अब जल्दी से आप दोनों भी शादी के बंधन में बन जाइए।
युवराज कहता है, हाँ रॉकी, तुमने मेरी जिंदगी में परेशानियों को देखकर अपना भी घर नहीं बसाया। तुमने वह किया जो मेरे लिए जो कभी किसी सगे ने भी नहीं किया। ये कहते हुए वह रॉकी को अपने गले से लगा लेता है। आपको बता दें कि रायमा रॉकी की गर्लफ्रेंड थी, जिसकी आज से 5 साल पहले ही शादी होने वाली थी। लेकिन छवि के अचानक चले जाने की वजह से युवराज की जिंदगी में आई हुई परेशानियों को देखकर रॉकी रायमा से शादी न करने का डिसीजन लेता है। युवराज के बहुत समझाने के बाद भी राखी रायमा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता और वह युवराज से कहता है, बॉस, जब मैम आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगी तो मैं खुद ही शादी कर लूँगा। लेकिन मैं अभी आपके सिवा किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दे सकता। अगर मैं शादी कर लूँगा तो आप और भी अकेले हो जाएंगे, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं रायमा से शादी नहीं करता। तब से रॉकी और रायमा अलग अलग ही थे। लेकिन अब छवि युवराज की जिंदगी में खुशियां लेकर वापस आ चुकी थी। अब वह युवराज को हर परिस्थितियों में संभाल सकती थी। इसलिए युवराज अब रायमा और रॉकी को साथ लाने का डिसीजन लेता है। हॉस्पिटल में ही वह छवि को सारी बातें बताकर सारी प्लानिंग कर चुका था। कुछ देर में वहाँ कुछ लड़कियां आती हैं और रायमा को अपने साथ लेकर जाती हैं और आदित्य जीजू और युवराज रॉकी को लेकर के वहाँ से जाते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों को रेडी करके लाया जाता है। आज उनकी एंगेजमेंट थी। शशि हाथों में रिंग की प्लेट लिए उनके पास आती है। वह दोनों एक दूसरे को बारी बारी से रिंग पहनाते हैं। सभी तालियां बजाते हैं। उसके बाद उनके लिए भी एक बड़ा सा केक ट्रॉली पर लेकर आया जाता है। वह दोनों भी एंगेजमेंट की खुशी में केक कट करते हैं। युवराज कहता है, आज से 2 दिन बाद इन दोनों की शादी है। यह सुनकर रॉकी हैरानी से युवराज की तरफ देखता है। युवराज कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने बहुत इंतजार कर लिया। अब मैं तुम्हें और इंतजार नहीं करने दूंगा। इसलिए हम सबने 2 दिन बाद तुम्हारी शादी का डिसीजन लिया है और तब तक तुम लोग यहीं रहोगे और यहीं से धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी। अब तुम्हें रायमा को सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि उसने भी तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। तुम्हारा कितना कुछ बोलने के बाद भी वह बस तुम्हारा इंतजार करती रही। अपनी फैमिली के प्रेशर के बावजूद उसने किसी दूसरे के साथ घर नहीं बसाया। यह सुनकर रॉकी रायमा के पास आता है और उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ उसे चूमते हुए कहता है, सॉरी रायमा, मैंने तुम्हें बहुत कुछ भला बुरा कहा, लेकिन आज भी तुम मेरा इंतजार कर रही हो। शायद मैं ये सब डिजर्व नहीं करता, फिर भी मैं आज अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा हूँ जो तुम मेरी लाइफ में हो। ये कहते हुए वह रायमा को अपने गले से लगा लेता है। रात के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। युवराज शशि दी की तरफ देखता हुआ उनसे पूछता है, दी, बाकी के लोग कहाँ हैं? शशि दी डाइनिंग टेबल पर चारों तरफ देखते हुए कहती हैं, सभी तो हैं यहाँ। तू किसकी बात कर रहा है? युवराज कहता है, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। शशि दी अब उसकी टांग खींचते हुए कहती हैं, तो क्या तुम उन्हें मिस कर रहा है? अगर तुम मिस कर रहा है तो मैं उन्हें यहाँ बुला सकती हूँ। युवराज शशि की बातों को सुनते हुए कहता है, कमान दी, मैं उन्हें कभी नहीं मिस करता। ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और वह इस वक्त यहाँ नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है। दी सीरियस होते हुए कहती हैं, उस दिन हॉस्पिटल से मैंने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। डैड बहुत नाराज हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने उनका सामान पैक करवा कर कार में रखवा दिया और उन्हें यहाँ से तुरंत जाने के लिए कहा। युवराज कहता है, आपने बहुत अच्छा किया दी। अगर आप यह नहीं करती तो मुझे करना पड़ता। शायद तब मैं उन्हें बहुत बेइज्जत करके यहाँ से भेजता। लेकिन अभी भी मैं विवान को नहीं छोड़ने वाला। उसने जो मेरी छवि के साथ किया है, उसके लिए मैं इतनी आसानी से उसे नहीं जाने दूंगा। छवि जो युवराज के बगल में ही बैठी हुई थी, युवराज के हाथों पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, जाने दीजिए ना युवराज, अब सब कुछ अच्छा है। हम सब साथ हैं और सबसे बड़ी बात, हम खुश हैं। फिर क्यों आप ये सारी बातें लेकर बैठ गए? जाने दीजिए ना विवान को। उसने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी उसके साथ करें। युवराज छवि की बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखता है और अपने हाथ के ऊपर रखे उसके हाथ को एक झटके में ही हटा देता है और कहता है, तुम उसे माफ़ कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ कि इतनी बड़ी बात को लेकर ऐसे ही जाने दूँ। मुझे जब तक ये बात पता नहीं थी तब तक और बात थी, लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद भी मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता और तुम मुझे नहीं रोकोगी।
इतना कहते हुए वह वहां से उठकर गुस्से में चला जाता है। उसे इस तरह से गुस्से में जाते हुए देख छवि कहती है, कितने अच्छे से सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे थे, लेकिन देखो एक ही पल में यह नाराज होकर चले गए। शशि भी छवि के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तू उसकी खाने की प्लेट लेकर रूम में जा और उसे खाना खिला दो। हम सब यहाँ बैठकर डिनर कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर छवि अपने हाथ में दोनों की प्लेट लेकर ऊपर रूम में आती है। वह रूम में चारों तरफ देखती है। युवराज बाथरूम में नहीं था। युवराज को रूम में न देखकर छवि खाने की प्लेट को टेबल पर रख बालकनी की तरफ आती है। उसे पता था कि इस समय युवराज बालकनी में ही होगा। वह देखती है युवराज हाथों में सिगरेट को लिए हुए एक हाथ से बालकनी की रेलिंग को पकड़े हुए स्मोक कर रहा था। वह धीरे धीरे दबे कदमों से युवराज के पास आती है और पीछे से अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर लपेटते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? और ऐसे गुस्से में कोई खाना छोड़कर आता है क्या? आपको इतनी भी परवाह नहीं कि अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो कोई और भी भूखा रह जाएगा। उसकी यह बात सुन युवराज अपने पेट पर लपेटे हुए उसके हाथों को हटाते हुए पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तो आप क्यों नहीं खाएंगी? आपको किसने यह हक दिया कि आप मेरी वजह से खाना ना खाएं? छवि फिर से अपने दोनों हाथों को युवराज की कमर पर लपेट छवि उसके सीने से लग जाती है और कहती है, आपको क्या लगता है आप भूखे रहेंगे और मैं खाना खा लूंगी? युवराज अपने हाथों से उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, तो क्या आप मेरी वजह से उस नन्ही सी जान को भी भूखा रखेंगी? छवि कहती है, अब यह तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस नन्ही सी जान को भूखा रखना चाहते हैं या फिर उसे कुछ खिलाएंगे भी। और इस समय उस नन्ही सी जान और उसकी माँ को बहुत जोर की भूख लगी है। युवराज उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़ उसे रूम के अंदर लेकर आता है। वह देखता है टेबल पर खाना रखा हुआ है। वह छवि को सोफे पर बिठाते हुए खुद भी उसकी बगल में बैठ जाता है और स्पून में खाना लेकर छवि की तरफ बढ़ाता है। छवि उसके हाथ को हटा देती है और कहती है, जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। यह कहकर वह एक दूसरे स्पून में खाने को लेती है और युवराज की तरफ बढ़ा देती है। युवराज मुस्कुराता हुआ उस खाने को खा लेता है। कुछ ही देर में उनका खाना खत्म हो जाता है। खाना खत्म हो जाने के बाद युवराज छवि को लेकर बेड पर आता है और उसे बिठाते हुए कहता है, छवि मैं जो भी करूँगा तुम मुझे नहीं रोकोगी। उसकी बात को सुनकर छवि उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचती है और कहती है, मैं किसी तरह का कलेश अपने घर में नहीं चाहती हूँ, इसलिए आपको जो भी करना है कीजिए, बस ये ध्यान में रखिएगा वह आपका छोटा भाई है। इतनी बात तो आप मेरी मान सकते हैं। युवराज अब उसकी तरफ देखता है और कहता है, ध्यान रखूंगा। 2 दिन बाद बहुत ही धूमधाम से राइमा और रॉकी की शादी होती है। रॉकी के माँ बाप तो इस दुनिया में थे नहीं, युवराज ही उसका सब कुछ था। लेकिन राइमा के माँ बाप उससे नाराज थे क्योंकि इतने सालों तक उसने उनके बार बार कहने के बाद भी राइमा ने शादी नहीं की और उनके जोर जबरदस्ती करने की वजह से राइमा उनका घर छोड़ अलग रहती थी। इसलिए बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आज वह राइमा की शादी में नहीं आए थे। इसलिए छवि और युवराज ही उन दोनों के माँ बाप की सारी रस्में निभाते हैं। बहुत ही धूमधाम से रॉकी और राइमा की शादी संपन्न होती है। वह दोनों और उन दोनों के साथ बाकी सभी आज बहुत खुश थे। शादी हो जाने के बाद रॉकी जब राइमा को लेकर वहां से जाने लगता है तो युवराज उसके पास आता है और उन्हें एक चाबी देते हुए कहता है, यह तुम्हारी शादी का गिफ्ट है, मेरी और छवि की तरफ से। रॉकी सवालिया नजरों से युवराज की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन बॉस यह किस चीज़ की चाबी है? युवराज कहता है, यह तुम्हारे नए घर की चाबी है। तुम अब से उस छोटे से 1 BHK फ्लैट में नहीं रहोगे। तुम दोनों आज से मॉडल टाउन के इस घर में रहोगे। यह कहते हुए वह चाबी रॉकी को दे देता है। रॉकी की आंखों में इस समय आंसू थे। वह युवराज के गले लगते हुए कहता है, बॉस मैंने कभी अपनी फैमिली को नहीं देखा, लेकिन आपने मुझे कभी मेरी फैमिली की कमी महसूस नहीं होने दिया। अगर कोई मेरा बड़ा भाई होता तो आप जैसा ही होता। युवराज रॉकी को खुद से अलग करते हुए गुस्से में कहता है, बड़ा भाई होता से क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ? रॉकी कान पकड़ते हुए कहता है, सॉरी बॉस गलती हो गई मुझसे, आप मेरे बड़े भाई हैं। युवराज कहता है, अब ये चाबी लो और जल्दी से जाओ बाहर। बाहर कार तुम्हारा वेट कर रही है, वरना मैं तुम दोनों को यहीं रोक लूंगा। उसकी बात सुन रॉकी मुस्कुराकर कहता है, नहीं बॉस, मैंने भी बहुत इंतजार किया है, अब मैं और नहीं रुकने वाला। यह कहते हुए वह राइमा का हाथ पकड़ता है
और भागते हुए उसे वहां से रायमा को लेकर चला जाता है। रॉकी को इस तरह से बर्ताव करते देख सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। 7 महीने बाद लेबर रूम के बाहर युवराज बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। अंदर से छवि की बहुत ही हल्की हल्की सी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर युवराज का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह किसी तरह से बस छवि के पास पहुंच जाए। तभी आदित्य जीजू और सृष्टि दी वहां आते हैं। सृष्टि दी युवराज से पूछती हैं, युवराज छवि कैसी है? युवराज कहता है, दी वह अंदर है और दर्द से तड़प रही है। आदित्य जीजू उसे कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, धीरज रखो बालक, इस तरह से परेशान होकर तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला। आदित्य जीजू की ऐसी मजाकिया बातें सुनकर युवराज मुंह बनाते हुए उनकी तरफ देखता है और कहता है, जीजू यहाँ मेरी जान निकली जा रही है छवि की हालत को देखकर, और आप हैं कि आपको मजाक सूझ रहा है। आदित्य जीजू मुस्कुराते हुए कहते हैं, जल्दी तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है, तो तुम इस तरह से परेशान होकर क्या हासिल कर लोगे? इससे अच्छा है तुम शांत रहो और इंतजार करो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर षष्ठी दी नाराज होती हुई कहती हैं, एक तो उसकी हालत खराब हो रही है और आप हैं कि आपको मजाक सूझ रहा है। बस कीजिए, आप उसे परेशान करना। अभी षष्ठी दी आदित्य जीजू को डांट ही रही होती हैं कि तभी अंदर से डॉक्टर बाहर आती है और कहती है, बधाई हो मिस्टर युवराज, बेटी हुई है। डॉक्टर की बात सुन युवराज घबराते हुए डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर छवि कैसी है? क्या अब वह ठीक है? अब तो उसे दर्द नहीं हो रहा है? युवराज की ऐसी बचकानी बातें सुनकर डॉक्टर मुस्कुराती है और कहती है, रिलैक्स मिस्टर युवराज, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। अब आप उनसे मिल सकते हैं। बस उन्हें हम रूम में शिफ्ट कर दें, फिर आप आराम से उन्हें देख लीजिएगा। युवराज के चेहरे पर इस समय अपनी बच्ची की खुशी से ज्यादा छवि की फिक्र दिखाई दे रही थी, लेकिन डॉक्टर की बातों को सुनकर वह थोड़ा रिलैक्स होता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद आदित्य जीजू युवराज के गले लगते हुए कहते हैं, कांग्रेचुलेसन युवराज, तुम फिर से पापा बन गए। शशि दी युवराज के पास आती हैं और उसे गले लगाते हुए कहती हैं, तू फिर से एक बार पापा बन गया, बधाई हो तुझे। उनकी बातें सुनकर युवराज कहता है, थैंक्स दी, और आपको भी बधाई, आप भी फिर से बुआ बन गई। इतना कहकर वह आदित्य जीजू की तरफ देखता है और कहता है, थैंक्स जीजू। आदित्य जीजू सवालिया नजरों से युवराज की तरफ देखते हुए कहते हैं, लेकिन किस लिए साले साहब? युवराज कहता है, ये इसलिए क्योंकि घर से अभी तक आप लगातार मुझे हौसला दे रहे थे, जिससे मैं छवि को संभाल पा रहा था, वरना छवि की हालत को देखकर मेरी तो जान ही निकल रही थी। भले आप मेरे पास नहीं थे, लेकिन एक पल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ। आपने हर पल एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया है। ये कहते हुए वह आदित्य जीजू के गले लग जाता है। आदित्य जीजू से कंधे से थपथपाते हुए कहते हैं, अरे अब इतने इमोशनल ना होइए साले साहब, जल्दी चलिए, हमें आपकी प्रिंसेस से भी तो मिलना है। इतना कहकर सभी उस रूम की तरफ जाने लगते हैं जहाँ छवि को शिफ्ट किया जा रहा था। वहां पहुंचकर सभी देखते हैं कि छवि बेड पर लेटी हुई थी। अभी तक उसे पूरी तरह से होश नहीं आया था। तभी नर्स अपने हाथ में बच्ची को लेकर आती है। युवराज जल्दी से नर्स के पास आता है और उसके हाथ से बच्ची को लेने लगता है। तभी षष्ठी दी कहती है, युवराज इसे तो पहले मैं ही लूंगी, पहला हक बुआ का होता है। युवराज कहता है, नहीं दी, यह मेरी बेटी है, पहले तो मैं ही इसे लूंगा, सबसे पहले अपने डैड की गोद में ही जाएगी। शशि दी कहती हैं, बिल्कुल नहीं, यह तो अपनी बुआ की गोद में ही आएगी, क्यों, है ना मेरी राजकुमारी? वह दोनों अभी एक दूसरे से उस बच्ची को गोद में लेने के लिए बहस कर ही रहे थे। तभी युवान अंदर आते हुए नर्स के पास आता है और अपने दोनों हाथों को फैलाकर नर्स से कहता है, आंटी क्या आप मेरी छोटी बहन को मेरी गोद में देगी? नर्स स्माइल करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर वह उस छोटी बच्ची को युवान की गोद में दे देती है, जिसे देखकर युवान कहता है, बुआ डैडी आप दोनों सिर्फ लड़ाई करते रहो, देखो मैंने अपनी प्रिंसेस को अपनी गोद में ले लिया, देखो ये मेरी गोद में आकर कितनी खुश है। उसकी बातों को सुनकर युवराज और शशि दी मुंह खोले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी युवान के हाथों से वह बच्ची गिरने वाली होती है। इसे देखकर युवराज जल्दी से अपना हाथ लगाकर उसे संभालते हैं और छवि को भी होश आ गया था। सभी छवि से मिलते हैं और कुछ देर बाद वहां बैठ उससे बातें करते हैं, लेकिन डॉक्टर ने वहां सिर्फ एक पर्सन को रुकने की परमिशन दी होती है, जिससे बाकी सभी को वहां से जाना पड़ता है। वहां बस युवराज ही छवि के पास रुकता है। युवान के ज्यादा जिद करने पर वह भी छवि के पास ही रुक जाता है। रात के वक्त हॉस्पिटल का वीआईपी बार था, जिसमें युवराज ने स्पेशली ऑर्डर देकर
काफी चौड़ा और बड़ा बेड अरेंज करवाया था। उस बेड पर युवराज युवान को सुलाने के बाद छवि के पास आता है और उसकी बगल में लेटा हुआ पास ही पालने में सोई हुई अपनी बेटी की तरफ देखते हुए छवि से कहता है, छवि, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ जिसके पास इतनी प्यारी फैमिली है। कुछ महीनों बाद आज 30 का वही दिन जिस दिन छवि और युवराज जन्म जन्म के बंधन में बंध गए थे। आज ही के दिन युवराज ने छवि की मांग में सिंदूर भरा था। आज छवि का निर्जला व्रत था। सुबह युवराज कॉलेज जा रहा था। छवि कहती है, शाम को जल्दी आ जाइएगा। छवि को इस तरह से सजी धजी साड़ी में तैयार देखकर युवराज अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, क्या बात है, आज सुबह सुबह इतना तैयार होकर मेरे सामने आई हो। मेरी तो नियत बदल रही है। इतना कहकर वो छवि को अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आज मेरा कॉलेज जाने का इरादा नहीं है। चलो बेडरूम में चलते हैं। तभी मेड अपनी गोद में रोती हुई युविका को लेकर आती है और छवि से कहती है, मैडम, बेबी बहुत रो रही हैं। मैं बहुत देर से इन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। छवि अभी युवराज से अलग होती है और मेड के पास जाकर युविका को गोद में लेती हुई उसे चुप कराती है। उसके चुप हो जाने के बाद वह युवराज की तरफ देखती है और कहती है, क्यों, अब बेडरूम में चलने का इरादा नहीं है आपका? युवराज अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब मेरे बच्चे अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने में कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इतना कहकर वह छवि के माथे पर किस करता है। फिर युविका के माथे पर किस कर छवि से कहता है, मैं निकलता हूँ छवि। छवि कहती है, मैंने जो कुछ देर पहले कहा याद है ना आपको? युवराज कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। छवि अब नाराज होती हुई कहती है, अच्छी बात है, जब कुछ याद ही नहीं है आपको तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। उसे नाराज होते हुए देख युवराज कहता है, जान, मुझे सब याद है। आज के दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज ही के दिन तुम मेरी बनी थी और मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई थी और मैं पूरा हुआ था। दी एंड।